हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम वेरिग्नन थ्योरम, उससे रिलेटेड जो प्रूफ है, प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम इस तरीके के कई टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हम टू गिवन फोर्सेस के लिए, जो कि कॉन्करेंट फोर्सेस थे, उनके लिए हम लोगों ने वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव किया। ठीक है, फिर हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए भी प्रूव किया, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए भी वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव किया है। वेरिग्नन थ्योरम का जनरलाइज फॉर्म भी यूज करते हैं, ये भी हमने स्टार्टिंग के वीडियो में भी बात की थी। आज हम उसी जनरलाइज फॉर्म को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ दो फोर्सेस को लेकर वेरिग्नन थ्योरम को अप्लाई नहीं करते। हमें बहुत सारे फोर्सेस दिए जाते हैं किसी बॉडी पर एक्ट करते हुए, और उस पर हम वेरिग्नन थ्योरम को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ आप डायग्राम अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसपे एक पॉइंट ओ आपको दिख रहा है, और उस पॉइंट पर कई सारे फोर्सेस, यानी n नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि जो अगर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस उठाए होंगे, तो आज यहाँ इस वीडियो में उनका आंसर भी आपको मिल जाने वाला है। क्योंकि जो पिछले प्रूफ है, मैंने बीच बीच में आपको बताया था, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन वहां हम लोगों ने यूज की थी। आज हम उसका पूरा जनरलाइजेशन करने वाले हैं, तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। और फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम को देखने के साथ ही आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर कि ओ पॉइंट पर n नंबर ऑफ फोर्स F1, F2 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते Fn तक इसमें टोटल फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर हम आपसे कहें, जैसे हमने दो फोर्सेस के लिए वेरिग्नन थ्योरम की बात की थी, यानी दो फोर्सेस अगर लग रहे हैं जो कोप्लेनर है, समतलीय हैं, तो दोनों फोर्सेस का एक गिवन पॉइंट है ना, वो पॉइंट भी सेम प्लेन पर होना चाहिए जिनमें फोर्सेस हैं। उस पॉइंट के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क जो निकालेंगे, उसका अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, किसके बराबर होना चाहिए? फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है, यानी परिणामी बल जो है, उसका सेम पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। ये है वेरिग्नन थ्योरम। ठीक, तो वहां दो फोर्सेस की बात की थी। अब वेरिग्नन थ्योरम क्या हो जाएगा? अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो हमारा वेरिग्नन थ्योरम क्या हो जाएगा? और इससे हमने आपको पहले बताया भी है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेरिग्नन थ्योरम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। और वो जनरलाइज फॉर्म क्या डिस्कशन था? This theorem is also used in generalized form, also called the generalized theorem of moment of forces. According to this theorem, यानी जो generalized form है, algebraic sum of moments of all the coplanar forces, जितने coplanar forces लग रहे हैं, of a system about a point on the same plane is equal to the moment of resultant force of the system about the same point. ठीक, जो दो के लिए करते थे वही हमें बहुत सारे फोर्सेस के लिए करना है। यानी यह प्रमेय सामान्यीकृत रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। यह बल आघूर्णों का सामान्यीकृत प्रमेय कहलाता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पर किसी बिंदु के परितः सभी समतलीय बलों के बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग परिणामी बल के उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के बराबर होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमें जो बहुत सारे फोर्सेस दिए गए ओ पॉइंट पर लग रहे हैं, यहां हमने कॉन्करेंट फोर्सेस लिए। ठीक, अब मान लीजिए ओ से अलग सेम प्लेन पर जिसपे फोर्सेस लग रहे हैं, एक पॉइंट हमने O1 लिया। ठीक, अब O1 के अबाउट F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स, F2 का मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सो ऑन Fn का मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सब का अलजेब्रिक सम करें, बीजगणितीय योग, और ये योग किसके बराबर होगा?
इन सभी फोर्सेस का जो परिणामी बल है, जिसे हमने यहाँ कैपिटल F से दिखाया, तो इस परिणामी बल का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका इसी पॉइंट O1 के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा। ये जो बीजगणितीय योग था, अलजेब्रिक सम था, वो इस F का O1 के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा। तो यही है जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेरिग्नस थ्योरम। ठीक है, इसी को हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक, अब यहां देखिए, अभी तक हम कंडीशंस लेते थे, जैसे टू फोर्सेस के केस में अगर आपने किया था तो हमने एक P लिया था, एक Q लिया था, फिर हमने कहा था पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। अब हमें ये रिजल्टेंट R मिल जाता था, ये P था, ये Q था। पॉइंट D हम या तो यहां पॉइंट D लेते थे या बाहर लेते थे, दोनों केस को हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसी लाइन पर हम ले रहे थे पॉइंट डी को। ये कंडीशन हमने लगाई थी टू फोर्सेस के लिए। अब यहां देखिए, हमने बहुत सारे फोर्स ले लिए, एक तो ये जनरलाइजेशन हो गया, दूसरा हमने सेम प्लेन पर जिसपे फोर्सेस लग रहे हैं उस पे O1 कोई भी एक हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, जनरल पॉइंट ले लिया है, कोई भी पॉइंट है ये। अब इसके लिए हमें थ्योरम को प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो F1 F2 ये सारे फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, जैसे दो फोर्सेस के केस में करते थे। बस यहाँ पे ये चूंकि पैरेलल नहीं है, तो हम जो वेरी बिगिनिंग में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे लगे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो जी बिल्कुल, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको याद है और बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि आपको क्या करना है, सभी फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करना है, सबका x कंपोनेंट निकालना है और सबका y कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, सारे x को जोड़ दीजिए, सारे y को जोड़ दीजिए। मान लीजिए सारे फोर्सेस का जब x कंपोनेंट आपने ऐड किया तो वो रिजल्टेंट सीधे सीधे जुड़ जाता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। मान लीजिए वो x कंपोनेंट आया fx और y कंपोनेंट आया fy। ठीक है, तो जो f का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। और इस f की डायरेक्शन अगर निकालनी है तो डायरेक्शन एंगल थीटा होगा, और वो कैसे लिखा जाएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी fy अपॉन fx। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ये तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक, अब इसे जो रिजल्टेंट फोर्स F है, अगर हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम थोड़ा बोल्ड में लिख देते हैं या फिर हम उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो अगर चाहे हम उसे ऐसा बोल्ड में लिख दें या हम उसके ऊपर एरो लगा दें तो ये कंप्लीटली वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। इस फोर्स को अगर हम शो करें कि ये क्या चीज है तो हम क्या कहेंगे, ये इन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर फॉर्म है उसका सम होगा, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन वेक्टर फॉर्म में Fn वेक्टर तक जाएगा, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समेशन ऑफ, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 to n तक जाइए, और इसे हम कह सकते हैं Fi, ऐसा लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं इस समेशन का मतलब क्या है कि Fi जिसको आप ले रहे हैं, इसको हम I को वैल्यू देते जाएं, कहां से कहां तक, 1 से n तक, है ना, और सबको ऐड करते जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, सभी का वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। ऐसे हम रिजल्टेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये तो रिजल्टेंट आ गया। अब वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या करना है, पहले F1 फोर्स का O1 के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, फिर F2 का O1 के अबाउट, फिर F3 का O1 के अबाउट, सबका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है और ऐड कर देना है। तो मान लीजिए कोई जनरल फोर्स Fi है जिसका O1 के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है, तो O से सारे पास हो रहे हैं, तो हम अगर पोजीशन निकालना चाहें तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इसके लिए O माइनस O1, है ना, ये पोजीशन वेक्टर आएगा। पोजीशन को माइनस, ये वेक्टर है, इसको भी आप एरो चाहे दिखाएं ना दिखाएं, ये है एक पोजीशन वेक्टर, और साथ में आपका है Fi, फोर्स वेक्टर जनरल हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता था, R क्रॉस F, वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, है ना, यानी टॉर्क। तो Fi का जो टॉर्क हमें रिप्रेजेंट करना है, जो ith फोर्स हमने लिया
उसका जो हमें टॉर्क रिप्रेजेंट करना है एफ आई का, वो क्या आ जाएगा, मान लीजिए टी से रिप्रेजेंट करें तो टी आई इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ माइनस ओ वन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर क्रॉस, ये गुणा नहीं क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं, और एफ आई वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं, ओके, चाहे बोल्ड में लिखा हो चाहे एरो लगा के लिखा हो। तो ये हो गया एफ आई फोर्स का टॉर्क, ठीक है, अबाउट ओ वन के अबाउट, ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं। तो इसी तरह सारे फोर्सेस के टॉर्क का सम लेना है, तो जैसे यहां हमने समेशन लगाया, ऐसा ही समेशन लगा के हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी आई, आई इज इक्वल टू 1 से एन नंबर ऑफ फोर्सेस है, ये क्या आ जाएगा, ऐसे सभी टॉर्क्स का सम हो जाएगा, टोटल टॉर्क हो गया, ठीक। अब टोटल टॉर्क को हम कैसे लिखें, इसको हम थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाई करें, फिर से हम जो टी आई टर्म आया है वहां देखिए ये टी आई आपका था, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, यानी टोटल टॉर्क वाले टर्म को हम थोड़ा और ओपन करके लिखें। तो टी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो ये बनेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन तक जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा ओ माइनस ओ वन, ये एक वेक्टर है क्रॉस एफ आई, ठीक है। अब यहां देखिए आई बदलने से एफ आई बदलेगा, यानी आई वन तो एफ वन, आई टू तो एफ टू, लेकिन सबके साथ ये वेक्टर तो सेम ही है, क्योंकि हम कॉन्करेंट फोर्स यहाँ पे ले रहे हैं, हम कॉन्करेंट फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं उसके लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ ओ माइनस ओ वन जब सबके लिए सेम आना है तो उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, यानी ओ माइनस ओ वन वेक्टर हमारा बाहर आ जाएगा, और समेशन के अंदर आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई, ओके, क्लियर कर दूं इसको, एफ आई वेक्टर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि गुणा नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है, ठीक। अब इसको आप थोड़ा सा देखिए, तो ये जो ये टर्म आपका आया वो ये क्या है, इस रिजल्टेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह जो समेशन वाला टर्म आया है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स को, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ माइनस ओ वन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ रिजल्टेंट फोर्स के साथ। अब देखिए रिजल्ट जब कॉन्करेंट फोर्सेस है तो रिजल्टेंट फोर्स भी तो उसी पॉइंट से निकल करके जाएगा, है ना, और उसका भी पोजीशन वेक्टर ओ माइनस ओ वन ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने टोटल टॉर्क लिया था किसका, सारे फोर्सेस के टॉर्क का अलजेब्रिक सम अबाउट ओ वन, ठीक, वो किसके बराबर आ गया, रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क अबाउट ओ वन, है ना। ये ओ वन पोजिशन वेक्टर हमने यहाँ ओ वन के रिस्पेक्ट में ही पोजिशन वेक्टर लिया है, और यही होता है आपका वेरिग्नन थ्योरम। इसके प्रूफ का भी आपको पूरा नोट्स हम दे रहे हैं, उसी नोट्स को आपको एज सच एग्जाम में यूज करना है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और दोनों को ही हम यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए यही चीजें हम लोगों ने की है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेरिग्नन थ्योरम for 2 or more than 2 concurrent forces, okay, we have a set of n forces जिसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। ये सभी कॉन्करेंट हैं जो O पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे थे, इसका रिजल्टेंट हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अभी हमने आपको ये समझाया, आपने नोट भी किया होगा अपनी कॉपी में। नाउ द मोमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्स वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट O1, O1 के रेस्पेक्ट पे F1, F2, F3 सबका हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, तो मान लीजिए Fi का हमने निकाला तो ऐसे लिखा, ठीक, ये Fi का आया। अब I की जगह 1 रख दे तो F1, I की जगह 2 रख दे तो F2, लेकिन सब में ये टर्म एक सा ही है, सारे कॉन्करेंट है, O पॉइंट से मिल रहे हैं, और O1 भी फिक्स है, O और O1 फिक्स है, तो O माइनस O1 पोजिशन वेक्टर सबके लिए सेम होगा, ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब अगर हम इन सभी टॉर्क का अलजेब्रिक सम लेने लग जाएं, ठीक है, तो सारे टॉर्क्स का अगर हम सम लें तो टोटल टॉर्क ऐसा आ जाएगा। अब T1 की जगह हमने क्या किया था, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, तो ये टर्म बन गया था। अच्छा, इन सारे प्रोडक्ट्स में ये टर्म तो कॉमन है, ये I बदल रहा था पर ये सबका कॉमन था,
तो जो कॉमन टर्म है उसको हम बाहर निकाल लें तो रिमेनिंग ये समेशन इसके साथ लग जाएगा, यानी ये टर्म बन जाना है। ठीक, अब ये क्या बन गया, ये बन गया रिजल्टेंट फोर्स, ये वाला, यानी इसकी जगह हम कैपिटल F फोर्स वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये इस पोजीशन वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, सदिश गुणन। तो ये क्या बन गया, F1 का O1 के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स F का, सॉरी ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स F का O1 पॉइंट के अबाउट बन गया मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। ठीक, कहां से स्टार्ट किया था, ये था F1, F2, F3 एंड सो ऑन, जितने भी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं जो O पर लग रहे हैं उन सब का O1 के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स का अलजेब्रिक सम वो किसके बराबर आया, जो रिजल्टेंट फोर्स है, सभी फोर्सेस का परिणामी बल F है, उसका O1 पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर आ गया। और यही है बेरिग्नन थ्योरम जो हम दो फोर्स के लिए प्रूव करते थे, यहाँ n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए प्रूव किया गया। दैट इज द सम ऑफ द टॉर्क्स ड्यू टू द फोर्स वेक्टर्स F1, F2, F3 and so on Fn about O1 is same as the torque of the sum of the forces that is F about the same point। ठीक है, अब यही चीज हिंदी मीडियम की स्टूडेंट अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक समवर्ती बलों के लिए बेरिग्नन प्रमेय का सामान्यीकरण। ठीक है, हमारे पास जो बलों के जो सदिश है यानी जो n नंबर ऑफ फोर्सेज हैं वो कितने हैं, F1, F2, F3 and so on Fn, ये क्रमशः। ठीक, अब जो डायग्राम चित्रानुसार जो भी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, जो आपने बना लिया होगा, यह बल बिंदु O पर मिलते हैं, इन बलों का परिणामी हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। इनके पास एक अन्य बिंदु O1 है जिसके संदर्भ में अगर हम Fi फोर्स का निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक, तो ऐसा आया था, I की वैल्यू 1 रख दो तो F1 का आ गया, 2 रख दो तो F2 का आ गया एंड सो ऑन। ठीक, ये आ गया जिसमें O1 क्या है, वेक्टर है, सदिश है ना, पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश, और Fi I नंबर का फोर्स वेक्टर हो गया। अब अगर हमें सारे फोर्सेस जो F1, F2, F3 एंड सो ऑन हैं उन सभी के टॉर्क का अलजेब्रिक सम लेना है यानी T निकालना है, तो जितने TI हैं सबको हमें इस तरीके से जोड़ना होगा। सबको हम जोड़ेंगे, TI की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें I बदलने से ये बदलेगा, F1, F2, F3 होगा, यानी ये समेशन सिर्फ इस पे लग रहा है, ये तो सबका सेम वैल्यू है, तो इसको समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। समेशन से बाहर इसको जैसे ही आप निकालते हैं तो आपके पास क्या टर्म आ गया, देखिए आपके पास ये बाहर आ गया और ये समेशन में आ गया। ये जो अभी हमने ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकाला ये देखिए इसके बराबर हो गया, यानी इस टर्म की जगह हमने ये रख दिया तो ये क्या बन गया, ये रिजल्टेंट फोर्स F का O1 पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। यानी जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनका बल आघूर्ण का बीजगणितीय योग बलों के परिणामी का उसी बिंदु O1 के अबाउट उसके परितः जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, बल आघूर्ण है, उसके बराबर होगा। और यही होता है वेरिग्नन थ्योरम जो यहाँ हम लोगों ने n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए प्रूव किया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।